हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज की क्लासेस के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिलीवर कराने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर कराए जाएंगे और ये सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो दिए जाएंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उसी पर्पज के साथ में इस क्लास को आपके लिए डिलीवर कराया जा रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम केजीएमयू और यूपीपीएससी नियर बाई है, उन्हीं के लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं आज के एमसीक्यू क्लास की तरफ। तो आज की क्लास का पहला एमसीक्यू आपसे पूछा गया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स। मीजल्स का ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये मीजल्स मीजल्स होती है, मीजल्स को आपको ध्यान रखना है। मीजल्स कैसी है, वायरल इन्फेक्शन होता है। ये कैसा है, वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरस की वजह से ये क्या होगा, स्प्रेड होगा। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होगा, इस वायरल इन्फेक्शन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ध्यान रखना है, ड्रॉपलेट होता है। कैसा होगा, ड्रॉपलेट। तो आज के पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपके लिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स इज ड्रॉपलेट। इसी तरह से और क्वेश्चंस आपके लिए आते जाएंगे, वो हम आपके लिए वहीं के वहीं सॉल्व करा देंगे। चलिए चलते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ, जो कि दूसरा एमसीक्यू है आपका फंडामेंटल से लिया गया है। दूसरा एमसीक्यू को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर ओल्ड, एक 10 साल का बेबी है जो रिसीव कर रहा है 400 सीसी ऑफ आईवी फ्लूइड इन 8 आवर्स। 8 घंटे के अंदर 400 ml फ्लूइड रिसीव कर रहा है। द आईवी ड्रिप फैक्टर इज 60, ड्रॉप फैक्टर दिया गया है, यहाँ पर 60 ड्रॉप फैक्टर दिया गया है। आईवी रेट दैट विल डिलीवर दिस अमाउंट, किस रेट से इस अमाउंट को डिलीवर कराया जा सकेगा। तो ड्रॉप फैक्टर आपके लिए निकालना है, किस रेट से आपको देना है। तो ड्रॉप फैक्टर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होता है, उसको हम काउंट करते हैं एमएल के अंदर। जितना भी वॉल्यूम है उसको आप काउंट कर लो एमएल में। उसके बाद में टाइम, टाइम को निकालना पड़ता है हमको मिनट के अंदर। और उसके बाद में जो भी ड्रॉप फैक्टर होता है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ड्रॉप फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी ड्रॉप फैक्टर दिया गया होगा। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों खास बात तो ये फॉर्मूला आपको हर एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि सभी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा ड्रॉप फैक्टर का। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ड्रॉप फैक्टर के, तो वहां पर ये काम देगा। चलिए देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड दिया गया है 400 सीसी या फिर 400 ml। सीसी इजिकल टू ml, सेम यूनिट है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर लीटर में होता तो हम उसको ml में चेंज करते, है ना, लेकिन हमारे पास सीधी वैल्यू ml में ही दी गई है, तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 400 ml है। हमारे पास टाइम दिया गया है 8 घंटे, 8 घंटे हैं हमारे पास। लेकिन घंटे को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप सीधे सिंपल सा क्या करो, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि एक एक घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 होती है। तो 8 घंटे के अंदर 60 मिनट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसमें चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। इनटू आपको ड्रॉप फैक्टर दिया गया है कितना, 60 दिया गया। ड्रॉप फैक्टर कितना दिया गया, 60 ड्रॉप दिया गया, यानी कि बच्चा है तो उसको माइक्रो ड्रिप साइड के द्वारा फ्लूइड चल रहा है ना, क्योंकि माइक्रो ड्रिप साइड का ड्रॉप फैक्टर 60 होता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ 60 से 60 को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 60 से 60 को कट कर देंगे तो अभी ये और ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। अब 8 से देखिए, 8 से हम 40 को कट करेंगे, 5 बार कट होगा, जीरो रिमेनिंग है, जीरो उठा के इधर रख लीजिए, 50। तो यहाँ पर 50 ml पर आवर की स्पीड से क्या जाएगा, फ्लूइड जाएगा। अब देख लीजिए अपने आंसर के अंदर 50 कौन सा आंसर है आपके पास, ए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला, ए। वह 50 ml पर आवर है, 50 सीसी पर आवर की स्पीड से ये ड्रॉप जो ड्रिप है वो कंटिन्यू होगी। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आज की क्लास के अंदर। दूसरा एमसीक्यू, इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटी सीन इन एडिसन डिजीज। ध्यान रखना है दोस्तों, एडिसन डिजीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटी पूछी जा रही है। एडिसन डिजीज, इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन, अगर एड्रीनल हार्मोन की क्या हो रही है, कमी हो रही है बॉडी के अंदर, एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करने में अपने हार्मोन असमर्थ है, तो ऐसी कंडीशन में
जो बीमारी होने वाली है उसको हम बोलेंगे एडिशन डिजीज। एक बीमारी, और अगर एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कुशिंग डिजीज। क्या बोलेंगे? कुशिंग डिजीज। तो यहाँ पर है एड्रिनल हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से क्या होगी? एडिशन डिजीज होगी। इस एडिशन डिजीज के अंदर कौन से हार्मोन कम रहेंगे? आपके कॉर्टिसोल कम रहता है, ध्यान रखना है, कॉर्टिसोल कम रहता है। दूसरा, साथ में आपका देखने को मिलेगा जो हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। क्योंकि दोनों ही हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं? आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, तीनों ही हार्मोन कम होते हैं, लेकिन मेनली इसके अंदर कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में ये कम हो जाते हैं। अब ध्यान रखना है, जब आपका एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कम होगा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा ये? एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन ध्यान लीजिए, जो अपनी बॉडी में क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन कराता है। सोडियम का क्या कराता है? रिटेंशन कराता है। सोडियम के साथ में वाटर का भी क्या होता है? रिटेंशन होता है। लेकिन पोटेशियम का क्या होता है? एक्सक्रिएशन होता है। जब हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन, उस कंडीशन में तो क्या कराएगा? सोडियम का रिटेंशन कराएगा, वाटर का रिटेंशन कराएगा, और पोटेशियम का क्या कराएगा? एक्सक्रिएशन कराएगा। तो अब देखो यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन कम हो गया। अब एल्डोस्टेरॉन कम हो गया तो इसके अपोजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सोडियम रिटेंशन नहीं हो पाएगा, तो डिक्रीज होगा क्या? सोडियम। ब्लड के अंदर सोडियम क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। दूसरा, सोडियम कम हो जाएगा, इसी को हम किस नाम से जानेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, ब्लड के अंदर सोडियम कम हो गया, कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोनेट्रीमिया। दूसरा, पोटेशियम जो बाहर भेजने का काम करता था, अब एल्डोस्टेरॉन है नहीं तो पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा, तो बॉडी के अंदर पोटेशियम क्या होगा? पोटेशियम का लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया। तो ध्यान रखिए, पोटेशियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है और सोडियम लेवल को कम करने का काम करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एडिशन डिजीज हुई है, तो ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है। आपका हाइपर कैलेमिया करा रहा है, हाइपोनेट्रीमिया करा रहा है, हाइपोकैलेमिया नहीं कराता है, हाइपोकैलेमिया नहीं, हाइपर कैलेमिया कराता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अपना सी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ड्राइव्ड इन सीओपीडी पेशेंट। सीओपीडी पेशेंट, सीओपीडी पेशेंट का रेस्पिरेटरी ड्राइव किसको बोलते हैं हम? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीओ2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए चार ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो सीओपीडी आप समझ गए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ये, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ड्राइव किसको बोला जाता है? तो ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को बोला जाता है। पर्सन हंगर रहता है ये ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड इसकी बॉडी में कंप्लीट नहीं हो पाती है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है इसकी बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? रेस्पिरेटरी ड्राइव रहेगा। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वारफेरिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विद। वारफेरिन टॉक्सिसिटी को किससे हम ट्रीट करेंगे? तो वारफेरिन तो आप जानते हैं, वारफेरिन जो होती है वो कैसी ड्रग है? एंटी कोएगुलेंट ड्रग है। एंटी कोएगुलेंट ड्रग होती है, तो एंटी कोएगुलेंट ड्रग है वारफेरिन। हेपेरिन भी कैसी ड्रग है? एंटी कोएगुलेंट ड्रग है। हेपेरिन भी कैसी ड्रग होती है? एंटी कोएगुलेंट ड्रग होती है। तो वारफेरिन एंटी कोएगुलेंट ड्रग होती है, हेपेरिन भी एंटी कोएगुलेंट ड्रग होती है। अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो गई, इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पीटी एंड आईएनआर दोनों का ही लेवल क्या आएगा? बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। पीटी और आईएनआर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में किसका रिस्क ज्यादा रहेगा? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग रिस्क कैसा रहेगा? ब्लीडिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो अब ऐसी कंडीशन को, टॉक्सिटी को आप ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? एंटीडोट देंगे। क्या देंगे? एंटीडोट देंगे। तो ये कंडीशन वारफेरिन से स्टार्ट हुई है, वारफेरिन का टॉक्सिसिटी हुई है यहाँ पर, तो वारफेरिन का एंटीडोट आपका क्या होगा?
वारफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन विटामिन K1। विटामिन K1, विटामिन K1 एंटीडोट है वारफेरिन का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फाइटोनाडियोन, ये आपका विटामिन के का ही नाम होता है। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रोटामाइन सल्फेट, ये एंटीडोट होता है किसका? एंटीडोट ये हेपेरिन का होता है, एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन का एंटीडोट होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन सी ड्रग होती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज वो ड्रग है। स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज दोनों ही होती है आपकी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है कहीं पे, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज के। क्लियर दोस्तों? अभी हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल टू डिटेक्ट सीजर? सीजर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है जो यूजफुल होने वाला है? एक्सरे, ईईजी, ईसीजी, यूएसजी। तो ध्यान रखना है, एक्सरे आपकी फाइंडिंग नहीं बताएगा आपके सीजर की। ईसीजी आपके कार्डियक के लिए हम यूज करते हैं। यूएसजी आपका हम यूज कर सकते हैं आपके लिए बॉडी के लिए, एब्डोमेन में ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, बाकी अदर पार्ट में भी कर सकते हैं, बोन के लिए भी, सॉरी इसके हेड के लिए भी कर सकते हैं इसको, ब्रेस्ट के लिए भी कर सकते हैं यूएसजी को, लेकिन अलग अलग नाम से ये जाना जाता है, लेकिन ब्रेन के लिए नहीं करते हैं इसको। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, ब्रेन के लिए करते हैं हम ईईजी। ईईजी बोले तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो कि डिटेक्ट करता है किसको? सीजर को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू, द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आईओपी की बात हो रही है यहाँ पर। आईओपी आपकी आई के अंदर दबाव बढ़ गया है, प्रेशर का दबाव बढ़ गया, फ्लूइड का दबाव बढ़ गया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं। ऑक्यूलर बोले तो आपके आई जो है, आई कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर है, उसका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आईओपी इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मल पूछा है, आप तो पढ़े होंगे इसको। आईओपी आपने देखा होगा 7 से 21, ऐसा कुछ आपने, आपको क्लास में भी याद होगा शायद, 7 से 21 ही कराया होगा सबने। तो इसमें देखिए कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ थोड़े से हटके ऑप्शन डाले गए हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इसको, थॉट कीजिए इसको, थिंकिंग कीजिए थोड़ी बहुत लेवल की, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसके नियर बाई कौन सा होगा? 7 से 21 के राइट आंसर होगा ए, 12 से 22 mm ऑफ एस इज द नॉर्मल आईओपी ऑफ आई। क्लियर। चलिए, लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी, फीटस की आरबीसी की बात हो रही है, फीटल आरबीसी की बात हो रही है। फीटल आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है मैंने आपको बताई है 60 to 80 डेज। 92 जो 60 to 80 डेज आपकी लाइफ स्पान है फीटल आरबीसी की, फीटल आरबीसी की, और 90 to 120 डेज ये लाइफ स्पान होती है एडल्ट आरबीसी की, एडल्ट आरबीसी। तो दोनों के अंदर ध्यान रख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है? 60 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है ये तो। इफ ए नैरो कफ इज यूज्ड टू मेजर बीपी, एक नैरो कफ को यूज किया जा रहा है बीपी को मेजर करने के लिए, देन व्हाट विल बी द आउटकम? कैसा आउटकम आएगा? नैरो कफ बोले तो थोड़ा सा सकरा कफ है, नैरो कफ है, वाइड कफ नहीं है, नॉर्मल कफ नहीं है। तो अब नॉर्मलिटी आपको बता सकती है, अगर कफ नैरो हुआ, नैरो कफ हुआ या फिर टाइट कफ हुआ, नैरो कफ हुआ या फिर टाइट कफ हुआ, टाइट कफ बीपी वाले कफ की बात हो रही है, CU है यहाँ पर। नैरो कफ और टाइट कफ दोनों ही कंडीशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा आएगा? फाल्सली हाई आएगा, फाल्सली हाई बीपी। ब्लड प्रेशर कैसा आने वाला? फाल्सली हाई बीपी आता है। अगर कंडीशन कैसी है? बीपी कफ जो है वो कैसा है? नैरो है, और या फिर दूसरा टाइट ज्यादा हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हाई बीपी जाएगा और वो फाल्स होगा। क्लियर दोस्तों?
अगर नैरो कफ जो है वो कैसा है, वाइड कफ। और दूसरा हम बोल सकते हैं लूज कफ है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो बीपी होता है वो कैसा होता है, फाल्सली लो बीपी होता है। तो दोनों ही ध्यान रखना है, फाल्सली लो बीपी कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा और फाल्सली हाई बीपी कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो इसमें नैरो कफ ज्यादा कैसा हो रखा है, नैरो हो रखा है कब, तो ऐसी कंडीशन में जो बीपी आने वाला है वो कैसा होगा, फाल्सली हाई आएगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको इसमें मेंशन कर दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन दी स्टूल। स्टूल के अंदर अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है कंडीशन, इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो डायरेक्ट आंसर देखिए हेमेटोचीजिया बोलते हैं। फ्रेश ब्लड इन स्टूल हेमेटोचीजिया। ऑकल्ट ब्लड, ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल, या फिर फ्रेश ब्लड नहीं है, उसके अंदर ब्लड के अंदर ऑकल्ट ब्लड आ रहा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मेलिना के नाम से जानते हैं। हिमोप्टाइसिस किसको बोलते हैं, हिमोप्टाइसिस बोलते हैं ब्लड इन स्पुटम। अगर स्पुटम के साथ में ब्लड आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे हिमोप्टाइसिस। एक कंडीशन और, हेमेटिमेसिस। हेमेटिमेसिस कंडीशन इसको बोलते हैं, ब्लड कहां पर होता है, ब्लड इन वॉमिट। वॉमिट के साथ में ब्लड आ रहा है तो उस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है हेमेटिमेसिस। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन यूएसजी। ओबीजी का क्वेश्चन है ये, देखिए स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड हम करा रहे हैं किसी पर्सन का, किसी पेशेंट का, उसके अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, कोरियोकार्सिनोमा, हाइडेंटिफॉर्म मेल, पीसीओडी, या फिर ब्लाइटेड ओवम। ध्यान रखना है, मैंने आपको हाइडेंटिफॉर्म मोल बताया है, उस कंडीशन के अंदर बताया है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो उसी को हम बोलते हैं, ये किसको इंडिकेट करेगा, हाइडेंटिफॉर्म मोल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, अगर इस आइडेंटिफॉर्म मोल को ट्रीट नहीं किया गया तब ये जाके कन्वर्ट हो जाता है कोरियन के कार्सिनोमा में। इसमें कोरियन के कार्सिनोमा में। क्लियर दोस्तों, आइडेंटिफॉर्म मोल हुआ है यहाँ पर, ये किसकी अबनॉर्मलिटी है, ये अबनॉर्मलिटी है कोरियन की, अबनॉर्मलिटी ऑफ कोरियन लेयर। तो कोरियन लेयर जो होती है प्लेसेंटा के ऊपर, फिटस के ऊपर, वो कंडीशन उस लेयर की अबनॉर्मलिटी है। यहाँ पर क्या होने लगता है, मल्टी प्रोलिफरेशन होने लगता है। और प्रोलिफरेशन कैसा होता है, वो अबनॉर्मल, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स क्या होता है, सेल डिवीजन होने लगता है, उस कंडीशन में रैपिड सेल डिवीजन होता है, अबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है ना? ऐसी कंडीशन में फीटस की ग्रोथ नहीं हो पाती है, फीटस कंप्रेस हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर, आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ cases of dengue fever usually increase towards the end of rainy season। रेनी सीजन है और रेनी सीजन एंड होने वाला है, तब एंड होने के साथ में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेंगू फीवर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर क्या हो रहे हैं, केस ज्यादा आ रहे हैं। दिस पैटर्न ऑफ अकरेंस डेंगू फीवर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, इसको हम किस नाम से जानेंगे, क्या इसको एपिडेमिक अकरेंस बोलेंगे, या साइक्लिकल वेरिएशन बोलेंगे, या स्पोरेडिक अकरेंस बोलेंगे, या फिर सेक्युलर अकरेंस बोलेंगे। तो डायरेक्ट आंसर देख लीजिए इसका, इसको बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिकल वेरिएशन। नेक्स्ट देखिए, परसिक्यूटरी डिलीजन इज कॉमन इन। परसिक्यूटरी डिलीजन किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो परसिक्यूटरी डिलीजन सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, बीपीएडी, या फिर ओसीडी। तो कंडीशन आपको पता है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सीजोफ्रेनिया के अंदर हम मानते हैं इसको देखने को मिलता है, लेकिन सीजोफ्रेनिया कौन से टाइप के सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, तो आप आंसर करेंगे पैरानोइड सीजोफ्रेनिया के अंदर परसिक्यूटरी डिलीजन देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों, पर्सिक्यूटरी डिलीजन पीछे वाली क्लास के अंदर हमने सारे के सारे डिलीजन को डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन ए न्यू बॉर्न इन्फेंट। न्यू बॉर्न इन्फेंट है, उसके अंदर वाइटल साइन लेने का सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस बच्चों के अंदर हम लेते हैं, सबसे पहले रेस्पायरेशन चेक करते हैं, सबसे पहले रेस्पायरेशन को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम इसकी पल्स रेट चेक करेंगे, आफ्टर दैट हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। किसके अंदर, ये बात हो रही है न्यूबॉर्न के अंदर। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए एडल्ट पर्सन है, एडल्ट के अंदर हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले कोई पर्सन आया हुआ उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको सबसे पहले हम चेक करते हैं टेम्परेचर,
आफ्टर दैट पल्स, उसके बाद रेस्पायरेशन। वाइटल साइन चेक करने का ये तरीका है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पर्सन है इमरजेंसी केसेस के अंदर मिला हुआ है, इमरजेंसी में, यानी कि उसको आप डिलीवर कराने वाले हैं क्या, मान लीजिए उसको पर्सन है, उसको जरूरत है सीपीआर की, तो अब सीपीआर के अंदर या फिर ऐसा पर्सन जिसको सीपीआर बेहोश मिला है आपको, अब इसमें सीक्वेंस कैसे चेक करना है आपको, ये तो नॉर्मल कंडीशन में ऊपर वाला बताया मैंने, नॉर्मल कोई हेल्थी पर्सन है उसके लिए है। सीपीआर वाली कंडीशन में हम कैसे करते हैं, सी ए पी, यहाँ पर ये जो सी ए बी फॉर्मूला लगाया जाता है, सी से मतलब होता है पहले सर्कुलेशन चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करते हैं, उसके बाद इस पर्सन का एयरवे, उसके बाद ब्रीथिंग। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है इमरजेंसी कंडीशन में। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग, ये भी साइकेट्रिक से लिया गया है। द इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वंस अवेयरनेस इज नोन एज इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग, यानी कि जो अनप्लीजेंट फीलिंग थी, जिनसे हमको खुशी नहीं मिलती थी, उनको हमने क्या कर दिया, इनवॉलेंट्री, अपने ही उसको इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग कर दी गई वो। उसके बाद एक्सपीरियंस फ्रॉम वंस अवेयरनेस, और खुद की अवेयरनेस का एक्सपीरियंस फील हो रहा है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, रिग्रेशन या फिर सप्रेशन। तो ये आपका लिया गया क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज्म से, साइकेट्रिक के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, इसका राइट आंसर है बी, रिप्रेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन लेंथ इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज वाई, यानी कि ये पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, पूछा गया यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है किसी बेबी की, तो फर्स्ट ईयर 1 साल का बच्चा हुआ उसके अंदर कितने परसेंट लेंथ बढ़ जाती है, 40% लेंथ बढ़ती है, 50% बढ़ती है, 60% बढ़ती है, 75% बढ़ती है। तो राइट आंसर आपको लगाना है 50%। 1 ईयर बेबी की लेंथ कितनी बढ़ेगी, 50% बढ़ेगी। नॉर्मल लेंथ हम कितनी मानते हैं इसकी, नॉर्मल 50 सेंटीमीटर मानते हैं। हाँ, अगर देखिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, जब पर्सन क्या बेबी कितना होता है, 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का होता है, तो यहाँ पर 50% और बढ़ेगी, 50% बोले तो 25 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है समथिंग लेंथ, मतलब जो टोटल लेंथ होती है वह बेबी की, टोटल लेंथ जो होगी बेबी की, 1 साल के बेबी की, वो कितनी होने वाली है, 75 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। कितनी, 75 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन ए चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर सबसे पहले कौन सा टीथ अपीयर होता है, तो राइट आंसर आपको पता है, इसका किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोअर इंसिजर इज द फर्स्ट इरप्शन इन द चिल्ड्रन। नेक्स्ट ओबीसी का क्वेश्चन है, बलवा इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बलवा, बलवा आपको पता होगा, बलवा हम इसको जानते हैं, बलवा को ही बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया या ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया या ऑर्गन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑर्गन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम, these all these all organ of the external genital। तो ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात हो रही है, अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर, बलवा कॉम्बिनेशन ऑफ, बलवा यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन से ऑर्गन आते हैं उसके अंदर, वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स और लेबिया मेजोरा। इसके अंदर तो एक ही है लेबिया मेजोरा, बाकी के सभी कैसे हैं, इंटरनल ऑर्गन है। क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और फोर्चेट, देखते हैं इसको भी, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। नेक्स्ट सर्विक्स, यूट्रस और ओवरी। तो देखिए ये तो इंटरनल ऑर्गन है इसके अंदर, इसके अंदर भी इंटरनल ऑर्गन है। अब देखिए राइट आंसर कौन सा हो, सॉरी इसके अंदर ए वाला भी करेक्ट आंसर नहीं है और डी वाला भी नहीं है, दो तो हमने क्लियर कर दिए क्योंकि उसके अंदर क्या दिए हुए हैं, इंटरनल ऑर्गन दिए हुए हैं, लेकिन बात कर रहा है क्वेश्चन कौन से, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की। तो दो ऑप्शन बचे हुए हैं, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और फोर्चेट। नेक्स्ट लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। तो फोर्चेट क्या है, एक ज्वाइंट होता है, एक ऑर्गन नहीं है कोई भी, एक खास तरह से वो एक ज्वाइंट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ये भी नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, सी, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस इज द मेन एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। क्लियर, नेक्स्ट चलिए।
कंडीशन है आपके सीओपीडी वाले केसेस के अंदर से फिर से क्वेश्चन आया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एमएसएन का है पिंक बफर इज द टर्म यूज फॉर। पिंक बफर किसके लिए टर्म यूज करते हैं? तो ध्यान रखना है पिंक बफर यूज किया जाता है एम्फाइसीमा के लिए। किसके लिए? एम्फाइसीमा के लिए। सीओपीडी, सीओपीडी के अंदर दो बीमारी हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हम जानते हैं ब्लू ब्लॉटर के नाम से। ब्लू ब्लॉटर, ब्लू ब्लॉटर बोला जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को, और एम्फाइसीमा बोला जाता है किसको? पिंक बफर। पिंक बफर। तो आई होप कि आपको आगे तक याद रहेंगे अब एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस। तो ध्यान रखना ब्लू ब्लॉटर है, बी आ रही है इसके अंदर, और ब्रोंकाइटिस के अंदर भी बी आ रही है, एम्फाइसीमा में भी नहीं है, ध्यान रखना है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिकोरिया विल इंक्रीज इन दी प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ। लिकोरिया इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। लिकोरिया बोले तो व्हाइट सिक्रेशन आने लगते हैं वेजाइनल ट्रैक्ट से। ओबीजी का क्वेश्चन है ये, देखिए। तो प्रेगनेंसी में ज्यादा आते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो उसका एक ही कारण है, उसका ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होने की वजह से लिकोरिया इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरटेंसिव इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर? तो आप सबको पता है उसका राइट आंसर क्या है? एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एस इनहिबिटर को कभी हम यूज नहीं करते प्रेगनेंसी के अंदर। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? बी राइट आंसर होगा। ये क्या कर देती है? क्रॉस कर देती है प्लेसेंटल बैरियर को। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके जाएगी और डिफेक्ट कर देगी किसके अंदर? डिफेक्ट इन ग्रोइंग फीटस। ग्रोइंग फीटस। इसलिए हम इस ड्रग को यूज नहीं करते प्रेगनेंसी के अंदर, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, बेस्ट पैरामीटर टू असेस द गैस्टेशनल एज ऑफ फीटस। फीटस की गैस्टेशनल एज को डिटेक्ट करने का बेस्ट पैरामीटर कौन सा होता है? बाइपेराइटल डायमीटर, लेंथ ऑफ फीमर, क्राउन रंप लेंथ, या फिर चेस्ट डायमीटर? तो इसका राइट आंसर है क्राउन रंप लेंथ। क्राउन रंप लेंथ, CRL इज द बेस्ट पैरामीटर टू डिटेक्ट द गैस्टेशनल एज ऑफ द फीटस। CRL कहां से कहां तक की लेंथ होती है? लेंथ, लेंथ हम इसको चेक करते हैं। क्राउन, क्राउन बोले तो हेड, हेड यानी कि उसका क्राउन वाला एरिया फीटस का सबसे अप एरिया, वहां से लेके इसको चेक किया जाता है टिप ऑफ कॉकिक्स। टिप ऑफ कॉकिक्स, टिप ऑफ कॉकिक्स तक का एरिया ये चेक करते हैं हम, इसी लेंथ को हम बोलते हैं CRL, क्राउन रंप लेंथ। आई होप कि आपका ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो ध्यान रखना है, सिफिलिस कैसी डिजीज है? ये STD डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है सिफिलिस। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका? पॉजिटिव एजेंट होता है इसका ट्रेपिनोमा पैलिडम। ट्रेपिनोमा पैलिडम, ट्रेपिनोमा पैलिडम पॉजिटिव एजेंट होता है सिफिलिस का। शेप कैसा होता है इसका? तो शेप ध्यान रखना है, ट्रेपिनोमा पैलिडम या सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है उसका शेप कैसा है? स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है ये, ध्यान रखना है। बीमारी कौन सी करता है? सिफिलिस को कॉज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 90 डेज तक। 9 दिन से लेके 90 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं सिफिलिस के लिए? सिफिलिस के लिए टेस्ट BDRL किया जाता है। कौन सा किया जाएगा? BDRL। BDRL वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट यूज करते हैं। वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट। आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, उसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहेगा? एनाल प्रेशर,
एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल क्रैम्प या फिर प्रोफ्यूज डायरिया। अगर बच्चे चिल्ड्रन है इसके अंदर क्या रहेगा, प्रोफ्यूज डायरिया रहेगा। क्या रहेगा, प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड हैड रिपीटेड वॉमिटिंग एंड डेवलप मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एक चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को क्या हो रही है, वॉमिट हो रही है बहुत ज्यादा, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो गया उसके अंदर, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप हो चुका है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप हो चुका है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो एल्कलोसिस डेवलप हो गया है, ज्यादा एल्कलोसिस की तरफ चला गया है। कंडीशन इसके अंदर वॉमिट की वजह से सारा का सारा एसिड इसका HCl बाहर आउट हो गया, जिसकी वजह से अब क्या होने लगी है, इसको एसिड बेस इम्बैलेंस हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब एसिडिक एनवायरनमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसकी कंडीशन में आप इसके लिए ट्रीटमेंट में क्या देंगे, RL देंगे। RL रिंगर लैक्टेट, लैक्टेट लैक्टिक एसिड होता है इसके अंदर, लैक्टेट में लैक्टिक एसिड है जो क्या करेगी, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कराएगी वहां पे और एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर RL की वजह से क्या होंगे, जो हाइड्रोजन आयन है वो इंक्रीज होने लगेंगे। और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होने लगेंगे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होगी, कंडीशन क्रिएट होने लगेगी। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट MCQ, आइडेंटिफाई करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टर्नर साइन। अच्छा, टर्नर साइन की बात हो रही है, ब्लिश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक रीजन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पेरी अम्बलाइकल रीजन, पल्सेशन अराउंड वेजाइना या फिर पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर एब्डोमेन कॉजिंग पेन इन द राइट लोअर एब्डोमेन। तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है ए, ब्लिश डिस्कलरेशन फ्लैंक रीजन पे दिखाई दे रहा है आपको, फ्लैंक रीजन पे आपको ब्लिश कलरेशन का ब्लिश कलर दिखाई दे रहा है, कंडीशन आपके इंडिकेट करेगी इस पर्सन को क्या हुआ है, टर्नर साइन हुआ है। टर्नर साइन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो ध्यान रखना है, कोई भी इंजरी हो गई है अंदर, उस कंडीशन की वजह से वहां हेमरेज हुआ है और हेमरेज की वजह से क्या हो गया, वो साइन अपियर हो गया है। बिलिश डिस्कलरेशन ऑफ द पेरी अम्बलाइकल रीजन पे होता है, उसको हम बोलते हैं कुलेन साइन। क्या बोलेंगे, कुलेन साइन के नाम से जाना जाता है। पाल्पेशन हो रहा है लेफ्ट लोअर एब्डोमेन के अंदर कर रहे हैं और पेन हो रहा है राइट लोअर एब्डोमेन के अंदर। पाल्पेशन राइट लेफ्ट लोअर में करने पर हमको पेन फील हो रहा है राइट लोअर में, तो ऐसी कंडीशन, ये कंडीशन देखने को मिलती है सीन इन अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलेगी। और ये जो स्पेसिफिक साइन है इसको बोला जाता है रोब सिंह साइन, रोब सिंह साइन, रोब सिंह साइन के नाम से जाना जाता है इसको। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनचेक्ड रैपिड राइज इन डायस्टोलिक बीपी अबव 110 टू 120 mm ऑफ Hg। अनचेक्ड रैपिड राइज यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 110 से 120 mm ऑफ Hg है, किस नाम से जाना जाएगा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपोटेंसिव इमरजेंसी या व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो इसका राइट आंसर है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। किस नाम से जानते हैं इसको, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट MCQ, लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है, लीड पॉइजनिंग का दूसरा नाम होता है क्या, प्लम्बिज्म। किस नाम से जानते हैं, प्लम्बिज्म। एपिस्टेक्सिस किसको बोलते हैं, नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप सभी को आता है। प्लम्बिज्म दूसरा नाम हो गया लीड पॉइजनिंग का। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है किसका, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कॉम्प्लिकेशन है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। टर्न कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व के कंप्रेशन होने की वजह से क्या होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, उसको हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल यहाँ पर होता है, उसमें जो उसकी वजह से अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो रहा है तो उसमें क्या होने लगेगा, पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट MCQ की तरफ, द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ चल रही है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूपनिया। किस नाम से जानते हैं, यूपनिया। एपनिया एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रेडिपनिया डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन,
टैकिपनिया, इंक्रीज इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन की रेट कम होगी, ब्रेडिपनिया ज्यादा हो जाएगी, टैकिपनिया बंद हो जाएगी बिल्कुल, एपनिया और यूपनिया नॉर्मल रिदम रहती है। सॉरी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, इसमें से राइट आंसर, करेक्ट आंसर है इंसुलिन विद ग्लूकोज। ग्लूकोज या डेक्सट्रोज के साथ में हम क्या यूज करेंगे? इंसुलिन यूज करेंगे, जिसकी वजह से जो पोटेशियम होगा उस पोटेशियम की एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर ग्लूकोज के साथ में। क्लियर दोस्तों? इसलिए हम यूज करते हैं इंसुलिन ग्लूकोज के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यू, विटामिन विच हेल्प इन वुंड हीलिंग। कौन सा विटामिन वुंड हीलिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन सी वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। साथ में याद रखना, प्रोटीन भी वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। तो प्रोटीन सी और विटामिन हेल्प करेंगे वुंड हीलिंग के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस मेथड ऑफ सुसाइड। सुसाइड का सबसे ज्यादा डेंजर मेथड कौन सा होता है? तो आपको आंसर करना है इसमें यूज ऑफ गन। यूज ऑफ गन, गन शॉट इंजरी, गन शॉट इंजरी ये सबसे ज्यादा डेंजर मेथड होता है। इससे पर्सन एक बार कर दिया उसने तो बचने के चांसेस फिर इसमें रहते नहीं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेवर। नॉर्मल लेवर के क्राइटेरिया कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस एंड ऑनसेट, बिल्कुल सही बात। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, बिल्कुल सही बात, टाइम के साथ ही होना चाहिए, ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु प्रोवाइड द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने एग्जांपल दिया था? आपको याद होगा, इवन पाब्लो। याद है क्या? बिल्कुल याद होंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग इवन पाब्लो ने दिया था। बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग तो दी थी किसने? इवन पाब्लो ने। बीएफ स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन रिक्वायर फॉर ए चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए कितना ड्यूरेशन होना चाहिए आइसोलेशन के लिए? अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन रिक्वायर फॉर ए चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द कंप्लीट क्लोजर ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाए एंटीबायोटिक थेरेपी उसके बाद बंद करनी है। दूसरा ऑप्शन, ड्यूरिंग कंप्लीट हॉस्पिटल स्टे, जब तक आपको हॉस्पिटल स्टे रहना है तब तक आप आइसोलेट करके रखेंगे। तीसरा, अंटिल सीएसएफ कल्चर बिकम नेगेटिव, जितने दिन तक नेगेटिव नहीं आता सीएसएफ कल्चर तब तक आप उसको आइसोलेट करके रखेंगे। आंसर 448 आवर्स आफ्टर इनिशिएटिंग एंटीबायोटिक थेरेपी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो राइट आंसर होता है इसका डी। अगर एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर दी, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर दी, उसके बाद में 48 घंटे होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको आइसोलेट से दूर कर सकते हैं। उसको आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी? एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने के 48 घंटे तक पड़ने वाली है, उसके बाद नहीं पड़ेगी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट एमसीक्यू, द पर्पज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड इम्यूनाइजेशन। टेटनस टॉक्सॉइड इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तो हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू कौन सा हमको इम्यूनिटी गेन होती है? तो ध्यान रखना, जितने भी इम्यूनाइजेशन होते हैं उनसे हमको मिलेगी इम्यूनाइजेशन। हम बाहर से कर दे रहे हैं ना, इसलिए ये कैसे होंगे? आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी मिलती है हमको इनसे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। अगर यहीं पे हमको नेचुरल अपने तरीके से एंटीबॉडी हमको मिल रही है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा हम क्या लेते हैं? आईजीजी लेते हैं, आईजीए लेते हैं, आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती है, वो भी नेचुरल तरीके से मिलती है, वो हमको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है और वो नेचुरल होती है। अगर यहाँ पर एंटीजन जा रहा है बॉडी के अंदर, यानी कि एंटीजन जा रहा है, वैक्सीनेशन दिया हुआ है, तो वैक्सीनेशन दिया हुआ है आर्टिफिशियल हो गया, और इसमें एंटीजन जा रहा है इसलिए कौन सी इम्यूनिटी होगी? है एक्टिव इम्यूनिटी होगी। तो देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? लॉन्ग लास्टिंग पैसिव इम्यूनिटी। तो मैंने बताया पैसिव इम्यूनिटी तो एंटीबॉडीज के द्वारा मिलेगी, एंटीबॉडीज के द्वारा मिलेगी, एंटीबायोटिक के द्वारा मिलेगी, एंटीजन के द्वारा नहीं मिलेगी। और इसमें इम्यूनाइजेशन में क्या है? एंटीजन है, तो ध्यान रखना है इसमें नहीं मिलेगी। दूसरा, लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी इज कंफर्म, बिल्कुल सही हो सकता है ये लॉन्ग लास्टिंग
एक्टिव इम्यूनिटी एक बार ले लिया आपको वो लंबे टाइम तक काम करने वाली है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। तीसरा भी देख लीजिए, लाइफ लॉन्ग एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी इज कंफर्म, नहीं मिलेगी। लाइफ लॉन्ग एक्टिव नेचुरल, एक्टिव तो है सही बात है लेकिन नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल क्यों नहीं है? क्योंकि हम इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं, इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं, इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल जा रहा है, नेचुरल नहीं हो रहा है। लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, तो सी वाला भी क्या हो गया अपना? गलत हो गया। लास्ट देखिए, लाइफ लॉन्ग पैसिव, पैसिव तो होगा ही नहीं क्योंकि एंटीबॉडी जाएंगी इसके अंदर। क्लियर दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी नीड टू अवॉइड, ऐसा पर्सन बेबी है जो क्या ले रहा है? कीमोथेरेपी उसकी चल रही है तो उसको अवॉइड करने की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ड्रिंकिंग हॉट वाटर बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं। क्या अवॉइड करने की जरूरत है? क्राउडेड प्लेस, क्योंकि कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट पड़ा होगा आपने बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है इस पर्सन के। उसकी वजह से क्या होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तीनों ही ब्लड के सेल कम हो जाते हैं। अब ध्यान रखो, प्लेटलेट नंबर कम हो गए, यहाँ पे आरबीसी भी कम हो गया, डब्ल्यूबीसी भी कम हो गया, तीनों ही क्या हो गए? कम हो गए। अब डब्ल्यूबीसी के कम होने की वजह से इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा क्राउडेड प्लेस में जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? सफर करना पड़ सकता है इन्फेक्शन से। क्लियर दोस्तों? इसलिए हम उसको अवॉइड कराएंगे क्राउडेड प्लेस। नेक्स्ट देखिए, द टर्म एजुकेबल इज यूज्ड फॉर द विच कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो एमआर पर्सन है कोई, मेंटल रिटार्डेड पर्सन है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। आजकल हम इसको जानते हैं इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी के नाम से। इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना होता है? नॉर्मल होता है आपका आईक्यू लेवल, नॉर्मल आईक्यू होता है आपका 90 टू 110। कितना होगा? 90 टू 110 होता है नॉर्मल आईक्यू लेवल। लेकिन पर्सन पूछा गया है मेंटल रिटार्डेशन, 90 से कम हुआ, कितना कम हुआ? 70 तक हुआ, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? सब नॉर्मल के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही लेस देन 70 आईक्यू हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसको बोला जाता है? जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम गया उसको हम क्या बोलेंगे? मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। तो ध्यान रखिए, आपको मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन पता है। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर क्या होने वाला है? यहाँ पर आईक्यू लेवल कम होता है। अब देखिए, आईक्यू लेवल कितना कम हुआ? 70 से लेके 51 तक आ रहा है, 70 से लेके 51 तक आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। इसको हम एजुकेट कर सकते हैं, एजुकेट अप टू, एजुकेट अप टू सिक्स्थ स्टैंडर्ड, सिक्स्थ क्लास तक हम इसको एजुकेट कर सकते हैं। या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इस पर्सन का ब्रेन का लेवल, आईक्यू लेवल उतना होता है कि इसको हम सिक्स क्लास का जो बेबी होता है, जितना आईक्यू लेवल सिक्स क्लास के बेबी का उतना ही क्या रहेगा? इसका भी आईक्यू लेवल रहता है। इसीलिए हम इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को बोलते हैं एजुकेबल, एजुकेबल। तो आंसर तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिल गया। यहाँ पर एजुकेबल किसको बोला जाता है? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को बोला जाता है। दूसरा आपका आता है, अगर आईक्यू लेवल कितना हो गया? आईक्यू लेवल किसी पर्सन का हो गया है, आईक्यू लेवल है 50 से लेके 36 तक। कितना है? 50 से लेके 36 तक, तो इसको बोलते हैं मॉडरेट, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। और ऐसे पर्सन का आईक्यू लेवल सेकंड स्टैंडर्ड तक रहता है। ये खुद से आप पढ़ नहीं सकता, कोई भी चीज कर नहीं सकता, इसको ये अपने सेल्फली कुछ काम नहीं कर सकता। इसको हर काम के लिए क्या देनी पड़ती है? ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसलिए हम इसको दूसरा नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेनेबल, ट्रेनेबल। ये पर्सन कौन सा है? ट्रेनेबल। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को एजुकेबल के नाम से जानते हैं, मॉडरेट को ट्रेनेबल के नाम से जानते हैं। तीसरा, नेक्स्ट आईक्यू लेवल, अगर पर्सन का आईक्यू लेवल 35 से 20 के बीच में देखने को मिला, कितना? 35 से 20 के बीच में देखने को मिला, इसको बोलते हैं सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं इसको। और ये पर्सन कुछ भी काम, कोई भी एक्टिविटी कुछ नहीं कर पाता ये अपने सेल्फली, ये दूसरों पे डिपेंड रहता है। इसलिए
इसी सीवियर वाले को बोला जाता है डिपेंडेबल। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेबल। ये सभी पर डिपेंड रहता है, खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकता है, इसलिए डिपेंडेबल नाम दिया जाता है। और लास्ट आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। लास्ट, अगर आईक्यू लेवल, किसी पर्सन का आईक्यू लेवल लेस देन 20 है, 20 से कम है आईक्यू लेवल, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, अब ये पर्सन जो होता है पूरी तरह से पागल होता है, ये सामने आने पर उसके ऊपर थूक सकता है, उसको मार सकता है, पत्थर फेंक सकता है, ये गाली दे सकता है। इसलिए इसको हम हमेशा किस में रखते हैं? कस्टडी में रखते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम देते हैं कस्टडियन। कस्टडियन, कस्टडियन। तो आपको चारों नाम मिल गए। देखिए यहाँ पर चारों नाम मिल गए आपको। पहला, एजुकेबल किसको बोलते हैं? माइल्ड वाले को बोलते हैं। ट्रेनेबल किसको बोलते हैं? मॉडरेट को बोलते हैं। डिपेंडेबल किसको बोलते हैं? सीवियर को बोलते हैं। और कस्टडियन किसको बोलते हैं? प्रोफाउंड वाले को बोलते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, पोलियो इज द मेनली इन्फेक्शन ऑफ, पोलियो किसका इन्फेक्शन होता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है, एलिमेंट्री कैनाल का है, या फिर नोजोकोमियल का है? राइट आंसर इसका एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन होता है। पोलियो के अंदर सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होता है वो क्या होता है? जीआई सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन होता है। Next MCQ, the absence of which pulse may not be significant finding when a patient is admitted to the hospital। एक पर्सन आपका हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो कहा पर्सन कहाँ है? हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो उसमें से एक पल्स एब्सेंस हो रही है, तो जिसकी वजह से नॉट बी अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, कि कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं है वो, है ना। एक पल्स एब्सेंट हो रही है, जिसको पल्स नहीं आ रही है उस साइड से, वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं है, मतलब कोई भी रिलायबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जगह से चेक कर सकते हैं उसको। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कौन सी नहीं हो सकती है? एपिकल पल्स नहीं हो सकती है, रेडियल नहीं हो सकती है, पेडल नहीं हो सकती है, या फिर फीमोरल। इसमें से एक पल्स सिग्निफिकेंट नहीं मानते हम, कौन सी एरिया को, साइड को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेडल पल्स। पेडल पल्स बोले तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलेगी। अगर पेडल पल्स है तो ये क्या है? राइट आंसर है इसका सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट साइट नहीं है। रिलायबल साइट कौन सी होती है आपको पता है? रिलायबल साइट होती है एपिकल पल्स। रेडियल और फ्यूमोरल भी हम यूज करते हैं, इनको भी यूज करते हैं। अलग अलग साइट होती है चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट के अंदर और एडल्ट के अंदर, वो आपने सीपीआर के अंदर पढ़ रखी है ना। लेकिन पैडल कोई भी एक प्रॉपर साइट नहीं है, कोई पर्सन इमरजेंसी में आया हुआ है तो उसको हम पैडल पल्स को चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने एक साथ इस क्लास के अंदर डाला हुआ है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर।